अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद जफीर। हुकूमत डट गई, फौरी इंतखाबात का दबाव मुस्तरद, मुद्दत पूरी करने का फैसला। काबीना मुद्दत पूरी करेगी और इस बात की तौसीक की है नवाज शरीफ साहब ने भी और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी। और इत्तेहादियों का ये बड़ा अहम इजलास था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और 24 घंटे पूरे हुए और उसके बाद अब मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला किया है कि मुश्किल फैसले करेंगे, इकॉनमी बेहतर करेंगे और इन्हीं हालात में आगे बढ़ेंगे और पीटीआई का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करेंगे और किसी भी तरह के किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। लॉन्ग मार्च का ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी इस मुश्किल फैसलों को ऑन करने के लिए तैयार हैं। और देखना यह है कि ये फैसले क्या आगे चलकर ये जो इत्तेहाद है वो बरकरार रहेगा या नहीं। चूँकि 25 को अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद मार्च का उन्होंने ऐलान किया है और माजी में भी हमने देखा कि 126 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना जारी रखा, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब उस धरने की वजह से या एहतजाज की वजह से हुकूमत कर नहीं गई। अब देखना यह है कि क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होगी। और अगर माजी करीब में देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मार्च का ऐलान किया, मार्च हुआ। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब 2 दफ़ा मार्च कर चुके हैं, लेकिन मार्च की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गई। वो तहरीक अदम एतमाद की सूरत में इस हुकूमत को घर जाना पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। देखना यह है कि क्या इस वक्त जो माहौल है वो और जो प्रेशर है ये मौजूदा हुकूमत प्रेशर बिल्ड कर पाएगी, बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम अपील की है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पूरी कौम से कि कौम 25 को बाहर निकले और उससे पहले बाहर निकलें, ताकि चूँकि रास्ते बंद किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से और मार्च को रोकने की तैयारियां की जा रही हैं और इंटरनेट भी इस सूरत में बंद हो सकता है। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने चाहने वालों को और पाकिस्तानी अवाम को ये बता रहे हैं कि आपने ज़रूर निकलना है। पिछले अगर जलसे जुलूसों की हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हुई, लेकिन देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद ये क्राउड उस तरह पहुंच पाएगा और हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर पाएगा या नहीं। चूँकि इस दफ़ा जो धरने का मुकाम है या मार्च का मुकाम है वो चूँकि इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे है और उस पर उन्होंने पहुंचना है। पहले डी चौक में हमने देखा, डी चौक तो अब बंद कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी जो मुजाहरे हुए, जो प्रोटेस्ट हुए, उन मुजाहरीन को भी डी चौक तक आने की इजाज़त नहीं थी। मौजूदा हुकूमत भी इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर मार्च को रोकने की कोशिश की गई तो ये ख़तरनाक होगा हुकूमत के लिए। हुकूमत की क्या हिकमत अमली है और कैसे इस पूरे प्रोटेस्ट से और पूरे अमल से गुजरेगी। चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है माली तौर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त बहरान का शिकार है, आइनी तौर पे बहरान का शिकार है, सियासी तौर पे बहरान का शिकार है। और इन तमाम इश्यूज़ के साथ और इन सख्त फैसले चूँकि अभी करने हैं मौजूदा हुकूमत को और जो क़यादत है वो भी बड़ी डिवाइडेड नज़र आ रही है। और इस वक्त इमरान खान ये चाह रहे हैं कि इस लम्हे को कैश कराया जाए। देखना यह है कि क्या कोई बड़ी तब्दीली आएगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से पुरुम्मीद है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कोई बड़ा ऐलान होगा। हालात ये बता रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं है, इसी कैबिनेट के साथ आगे बढ़ना होगा। इलेक्शंस जो हैं वो फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान का आज अमेरिकन टीवी CNN को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने आज यही बात दोहराई कि अमेरिकन साजिश हुई है, मदाखलत हुई है और उस मदाखलत के ज़रिए में उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया। ट्रंप इंतज़ामिया के साथ उनके बड़े अच्छे मिसाली ताल्लुकात थे, लेकिन जो बाइडन जब से हुकूमत संभाली तो चूँकि वो अफ़गानिस्तान में फंस गए, अफ़गानिस्तान से उनको वापस जाना पड़ा और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे सर्दमहरी का शिकार हो गए। और इमरान खान ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि अगले इलेक्शंस में क्या होगा। इलेक्शंस में हिस्सा लेके और भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और अक्सरियत हासिल करके वापस इक़्तिदार में आएंगे। इस तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फुरकान हसन साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। डॉक्टर साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में।
اب سے کچھ دیر بعد ہمیں شاداب قریشی صاحب ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے، اور سید حسن مرتضیٰ ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے ہمیں جوائن کریں گے۔ فرقان حسن صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے فوری الیکشنز، اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے، اور ان کے جو اتحادی ہیں 12 جماعتوں کا یہ اتحاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اسمبلیاں تحلیل کریں گے، نہ حکومت کا خاتمہ کریں گے، الیکشنز فوری کرائیں گے، اپنے وقت پہ ہوں گے الیکشنز۔ سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور خان صاحب چونکہ اب اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، اسلام آباد مارچ ہوگا، کوئی دباؤ محسوس کر رہے ہیں حکومت پہ؟ دیکھیں، قطع نظر اس بات کے آپ نے جو بھی سٹارٹ لیا کہ سی این این کو آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ امریکی مداخلت ہوئی، امریکی سازش ہوئی، اور میں نے بھی وہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور میں خاص طور پہ چاہ رہا تھا اس مداخلت کا پوائنٹ جو بڑے دنوں سے ایک لمیٹڈ لیول پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جی مداخلت ہوئی تھی، مداخلت نہیں ہوئی تھی، مراسلے میں لفظ مداخلت تھا، مراسلے میں لفظ سازش تھی، قطع نظر اس بات کے کہ سازش تھی یا مداخلت تھی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام میں اور افواج پاکستان میں امریکی مداخلت کو لے کر ایک شدید رائے عامہ پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مداخلت کا لیول ہے نا، یہ کہ جی مداخلت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، مداخلت میں سازش تھا، مداخلت میں سازش نہیں تھا، خالی مداخلت تھی، قطع نظر اس بات کے ہم سب یہ بات جانتے ہیں اور پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ امریکہ ہمیں مائکرو لیول پہ مینج کرتا ہے، ٹھیک ہے، مائکرو لیول پہ، یعنی چھوٹے لیولز پہ مداخلت کرتا ہے ہمارے معاملات میں۔ اور خان صاحب کے دور میں بھی یعنی چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک کرتا ہر ہے۔ معاملے میں دیکھیں، خان صاحب کے دور میں بھی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب خان صاحب ٹرمپ کے ہاں گئے اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی ہم کشمیر کے مسئلے میں ثالثی کا رول ادا کریں گے، اور خان صاحب نے ان سے درخواست کری آپ رول ادا کریں، یہ مداخلت نہیں تھی؟ کیا ایف اے ٹی ایف کے 27 ایکشن پلان جن پہ خان صاحب کی حکومت نے عمل کیا، آئے جی 16 پہ عمل ہو گیا، پھر گئے نہیں جی 16 نہیں اس کو 22 کرو، پھر 22 نہیں اس کو 25 کرو، اس کو مداخلت نہیں کہتے؟ کیا کلگوشن یادو کے معاملے پر قانون سازی کر کے اس جاسوس کے لیے قانون سازی کرنا اور انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں جانا کیا مداخلت نہیں تھی؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں امریکی مداخلت خان صاحب کے دور میں بالکل ویسے ہی تھی جیسے اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں تھی، جیسے اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں تھی، اور جیسے اس سے پہلے مشرف دار۔ فرق کیا ہے؟ مداخلت ہر دور میں تھی، کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ خان صاحب ہر دور میں یہ بڑھتی رہی ہے، کیونکہ امریکہ نے اس مداخلت کو رکھنے کے لیے پاکستان میں کوئی مراسلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ورلڈ بینک ہے، آپ کے پاس آئی ایم ایف ہے، آپ کے پاس ایف اے ٹی ایف ہے، آپ ان اداروں کے ذریعے ہمیں مینج کرتے بالکل ہو۔ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا یا نہیں؟ یس یا نو سر؟ امریکہ ہمیشہ سے یہ ایجنٹوں کی ریپلیسمنٹ تھی، ایک گیا دوسرا آیا، ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کو ایبسولوٹلی ناٹ والی کوئی سٹوری نہیں ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا خان صاحب اگر تھے بھی تو خان صاحب نے ان کے مفاد کے لیے کہ راہ میں رکاوٹ بنے، اسی لیے ان کو اٹھایا گیا نا۔ اگر رکاوٹ بنے ہوتے اور ایبسولوٹلی ناٹ کی سٹوری کو میں اگر ٹھیک مان لوں، میں خان صاحب کا مخالف نہیں ہوں، میں تو اس آپ کو پتہ تمام سیاسی لیڈران کا میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے، مگر یہ سارے کے سارے امریکی مداخلت پہ راضی ہیں، بلکہ امریکی مداخلت آپ دیکھیں ابھی مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہوئے ہیں واشنگٹن، گئے ہوئے ہیں نا واشنگٹن یا دوحہ جائیں گے، مذاکرات کریں گے۔ ابھی انہوں نے بلکہ ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی کہ جی آئی ایم ایف کی شرائط سے ہٹ کر ہم نے بڑی زیادتی کری، آئی ایم ایف کی شرائط سے ہٹ کے ہم نے بڑا ظلم کیا۔ میں اس کیمرامین بھائی کو اپنے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فٹافٹ اپنے پٹرول کی ٹنکیاں فل کر لیں، کیونکہ اس نظام میں آپ کو یہ 50 100 ہزار روپے کی ہی خوشخبری مل سکتی ہے، اس سے زیادہ آپ کے میرے لیے خوشخبری نہیں ہے ود ان دا سسٹم۔ یہ آئیں گے، یہ آ کے پھر وہی باتیں کریں گے۔ لیکن یہ مفتاح اسماعیل صاحب سے جب پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف کے پاس جا رہی تھی، کہہ رہے تھے نہیں جانا چاہیے، اب وہ کہہ رہے ہیں یہی خان صاحب تھے جو پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے صدر سے جب ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے پاکستان کے معاملات کو مینج کرنے کے لیے بڑی اچھی ایڈوائزز دی ہیں، میں ان پر عمل کروں گا۔ 2018 اس میں کرتے ہیں شاداب قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قریشی صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ 25 تاریخ دے دی گئی ہے، اب کشتیاں جلا دی ہیں، خان صاحب نے آخری آپ کے پاس یہ کارڈ ہے، دوسری طرف حکومت ڈٹ چکی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہ تو اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور نہ ہی فوری الیکشنز کرائیں گے، الیکشنز 2023 میں وقت پر ہوں گے۔ کیا پلان ہے آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یا اسلام آباد پہنچ کر آپ پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ فوری الیکشنز کا اعلان کرے؟ قریشی صاحب، پریشر تو ہو چکا ہے ظفیر جی، اور اتنا پریشر ہو چکا ہے کہ یہ خود پریشان ہے، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا پالیسیز کریں کیا نہیں کریں۔ حال یہ ہے کہ نہ یہ نوالا نگل سکتے ہیں،
ना ये नवाला थूक सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो साजिश की थी वो साजिश का खुद ही शिकार हो गए। इनको कहा गया, जो भी कहा गया, इनको जो भी आश्रय या जो भी इनको चीजें दी गई, वो मेरा ख्याल है इनके आश्रय भी जाया हो गए। फिर एक वजीर आजम 13 जमातों को जफीर जवाब दे रहे। मैं तो समझ से बाला तर है कि ये वजीर आजम कैसे चल रहा हो, सुबह उठने की बातें करते हैं। इसमें कुरैशी साहब एक चीज और है, वजीर आजम खुद भी किसी को जवाब दे, जाके वो जवाब देते हैं उधर भी। देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि लंदन गए वहां से हिदायत लेने के लिए, इधर वो कभी जरदारी के पास जाते हैं तो कभी मौलाना फजल रहमान के पास जाते हैं। और देखें एक चीज तो एस्टेब्लिश हो चुकी है कि साजिश हुई है। अच्छा। और ये साजिश होते ही ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। इन चोरों का काम क्या है कि इन्होंने मिलके हुकूमत चाहिए थी, लेकिन लेने के बाद इनको एहसास हुआ कि इन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। देखें हम इलेक्शन कराने की बातें कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, हम इलेक्शन करें। जब हम सर इनका पहला मुतालबा था, पीडीएम का पहला मुतालबा था फौरी इलेक्शन कराए जाएं, जब ये पीडीएम आप हुकूमत में थे और ये आपके खिलाफ थे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या कि ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी का हक खत्म हो जाए। सही। ये चाहते हैं कि जो भी सूरत हाल हो इनकी मर्जी की हो जाए, इलेक्शन कमीशन इनकी मर्जी का हो, ये तमाम आरोज अपनी मर्जी के बिठाएं, ये तमाम चीजें करें, क्योंकि ये मुखलिस नहीं है ना। ये चाहते हैं कुछ इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि इलेक्शन आसानी से जीत जाए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जो आवाम का समंदर नजर आ रहा है तस्वीर, देखिए मैं ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। अब ये गेम पीटीआई के हाथ से भी निकल चुकी है, ये आवाम की गेम है और आवाम यही चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो बस। ठीक, कुरैशी साहब आवाम हमने देखा कराची में धरने होंगे, ये जो हमारे धरने होंगे ये आवाम आएगी। अब आवाम आएगी। कुरैशी साहब हमने कराची में देखा, जो पहले आपका मुजाहरा था मिलेनियम मॉल पे, बेतहाशा लोग थे, वो आपके कारकुन नहीं थे, आम आवाम थे। हमने ऑब्जर्व किया जलसों में आप बड़ी तादाद में कराची में लोग आए, जो हमने पर्सनली ऑब्जर्व किया, बाकी शहरों में भी हुआ। आपको लगता है कि इसी तरह की तादाद जो है वो अब 25 मई को भी इस्लामाबाद का रुख करेगी? आपकी सोच है, आवाम इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। आवाम का तो ये हाल है कि वो रोज हमसे पूछते हैं कि कब चलना है, कब चलना है। आप यकीन करें आवाम के चेहरे पे वो खुशी है कि जो कल खान साहब ने अनाउंस किया है तो हमसे पूछ रहे हैं कब जाना है, ठीक, अब तो खैर पता चल गया पर आपके वीडियो मैसेजेस जहाज में जाना है, क्या कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं ना कि हमें आवाम को संभालना मुश्किल हो रहा है। आपको मैं ये डायलॉग नहीं मार रहा, आप जाके देखे तो कि हुआ क्या है। लोगों के बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सबका जफीर साहब एक ही नारा है कि हमने हर हालत में इस्लामाबाद जाना है। अभी हमें इस्लामाबाद की कॉल नहीं आई है, कराची वालों को और तमाम शहरों वालों को, सब अपने अपनी जगहों पे हैं। हम यहाँ कराची में इंशाल्लाह नुमाइश चौरंगी पे 3 बजे इंशाल्लाह भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद का लायामल का ऐलान करेंगे कि आगे जो खान साहब की फिर कॉल आएगी उसी तरह से करेंगे। चलिए ठीक है कुरैशी साहब, आपके वीडियो मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप पैगाम दे रहे हैं पब्लिक को भी, खान साहब भी पैगाम दे रहे हैं कि इस्लामाबाद के लिए निकलें और अपने अपने शहरों में निकलें। डॉक्टर समीना मतलब साहिबा, ये शहजाद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अवाम बेतहाशा, इनके हाथ से भी गेम निकल गया है, पब्लिक बहुत ज़्यादा अवाम निकल रहे हैं बाहर। तो क्या इंतजाम किए हैं आपने इस्लामाबाद छोड़ रहे हैं आप लोग, हुकूमत तहलील कर रहे हैं, असम्बलियाँ, क्या प्लान है आपका डॉक्टर साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेचारे दिन में भी ख्वाब देखने के आदी हो गए हैं, अभी तो रात है। बाकी धरनों की दुनिया में तो ये रहते हैं। जब ये हुकूमत में आने से पहले भी धरनों में थे, कंटेनर पे चढ़े हुए थे, पूरी 4 साल हुकूमत संभाली, तब भी कंटेनर से ये नहीं उतरे। और इन्हें ये नहीं पता था कि हमने कुछ काम भी करना है, कुछ डिलीवर करना है, आवाम की बेहतरी का कुछ सोचना है, हमने मईशत चलानी है, हमने लोगों को प्लान्स देने हैं, कुछ उनके लिए कुछ करना है, उनकी सेहत का कुछ करना है, उनके खाने पीने का करना है। ये नहीं सोचना इन्होंने ये पूरे 4 साल इसी तरीके से कंटेनर पे बैठे हुए बदजुबानी बदकलामी एक ही इनका वतीरा था। बाकी ये खुश हो लें, कभी अवाम जो पिछली दफा भी इनके पास बहुत अवाम थी, ये एक वो बना लेते हैं जगह जहाँ पे म्यूजिक चलता है, नाच गाना चलता है, वहाँ पे लोग ट्रिप की सूरत में आ जाते हैं देखने के लिए। मुझे ये बताएं कि जब 18 का इलेक्शन हुआ तो इनकी क्या पोजीशन थी? क्या ये सिलेक्टेड नहीं थे? इन्हें सबको पता है, ये बार बार किसी के मुंह से ना उगलवाएं, क्योंकि अवाम उसी को वोट देती है,
उनको वोट देती है जिनकी कारकर्दगी, जिनकी डिलीवरी उन्होंने देखी हो, सही, वो जिन्हें अवाम को सहूलत मिली हुई हो। मुझे ये बताएं कि पिछले 5 सालों में किसी ने कभी कोई इतना रोया धोया था? ठीक। डॉक्टर साहब कथा कलामी, मैं चाहूंगा, आपने बड़ी 2 इंपॉर्टेंट बातें की है। एक ये आपने कहा कि नाच गाना होता है और एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं। कराची में चूंकि मैं विटनेस हुई चीज का, जो पिछले 2 बड़े जलसे इनके हुए तो उसमें आम आवाम निकले, इनके कारकुनान शायद ये इतने कारकुन इकट्ठे कर भी नहीं सकते थे, आम आवाम निकले, फैमिलीज निकली हैं खान साहब की हिमायत में। नंबर 2 जो आप बात कर रही हैं कि ये सिलेक्टेड 2018 में, तो क्या मजबूरी है उस सिलेक्टेड सिस्टम के अंदर रहते हुए आप हुकूमत कर रहे हैं, आप इस असेंबली को ख़त्म कर देते, फ्रेश मैंडेट लेते, फ्रेश आप इंतखाबात कराते और दोबारा मुंतखब होके आते ताकि ये लेबल ना लगता। आज उसी कैबिनेट का, उसी असेंबली का आप हिस्सा हैं जो 2018 में असेंबलियां बनी थी, जो इलेक्शंस हुए थे। तीसरी बात डॉक्टर साहिबा, खाकान अब्बासी साहब खुद ये बात कह चुके हैं काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने ये कहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे, वो हमें मेक श्योर करे कि अगले 6-8 महीने जो है वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो आप तो नजरियाती लोग थे, आप तो 2016 में नजरियाती बन गए थे, 2018 में नजरियाती बन गए थे, तो ये नजरियात क्यों जिन लोगों को आप ताना देते थे पीटीआई को, और अभी भी आप यही बात कर रही थी, उसी ताने को आपने अपने ऊपर ले लिया और अब आप उन्हीं सिलेक्टर्स के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये तो सिलेक्टेड थे ही। अब तो जो भी चेंज आई है वो आईनी आई है। आईनी तो आई है, असेंबलियां वही है ना, वही लोग के सिस्टम वही है, उसको बदल के आते हैं ना, फिर अच्छी बात तो ये थी। तो आप सिलेक्टेड नहीं कह सकते क्योंकि हम अपने जेन्युइन वोट्स भी लेके आए हैं और जो तब्दीली आई है वो आईनी आई है। अच्छा, तब्दीली आईनी आई है। आप यकीन से कह सकती हैं कि तब्दीली किसी इशारे के बगैर आई है? कंप्लीट तो करने दें, अपना एक जुमला भी आप कंप्लीट नहीं करने नहीं, नहीं, आपने बात ऐसी कर दी। मैं कह रहा हूं कि तब्दीली आप समझ रही हैं, आईनी तब्दीली जो है वो किसी इशारे, थर्ड पार्टी के इशारे के बगैर आई है? बिल्कुल इशारे के बगैर आई है। मुझे ये बताएं कि पहले हम जब हमारी बहुत सारी मुख्तलिफ पार्टियां धरना दे रही थी और इनसे मुतालबा कर रही थी इलेक्शन करवा दो, कर रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम के करेंगे 5 साल पूरे। उस वक्त ही ये कंसिडर कर लेता। इसी तरीके से अब वही मुतालबा खुद कर रहे हैं, अब तुम के करेंगे अपना टाइम पीरियड पूरा। ठीक है, ये अपने पूरे टाइम का इंतजार करें, ठीक, और हमें अपने मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाने दें और इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं शहजाद कुरैशी साहब से भी पूछूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक जवाब और, कि आपको लगता है कि आपको अगर टाइम मिल जाता है और ये 6-8 महीने जो भी आपके पास है, तो आप ट्रैक पे ले आएंगे इस मुल्क को? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? नहीं, कुरैशी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं ये डॉक्टर साहब का पॉइंट ले लूं, फिर आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुल्क की बेहतरी का सोचना तो कोई बुरी बात भी नहीं है। तो ये भी बेहतरी का सोच रहे थे, ट्रैक पे आ गई थी इकॉनमी, आप माने इस बात को? यकीन रखना भी अपनी बात नहीं है, और हमें अपनी मेहनत पे भी यकीन है और अल्लाह की जात पे। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा। शहजाद कुरैशी साहब चूंकि आपने जाना भी है, कुरैशी साहब किस तरह देखते हैं, ये कह रहे हैं कि हम डट कर खड़े हैं और ये 8 महीने पूरे करेंगे, आप जोर लगा लें, आप प्रोटेस्ट कर लें, जो भी करना है, तजर्बेकार लोग हैं, हम इस मुल्क को सीधा करेंगे, आपने तबाह किया इसको 3.5-4 सालों में। कुरैशी साहब, हमने 3.5 सालों में तो इसको सही डायरेक्शन पे डाला था, वरना पिछले 30-35 सालों में जो कुछ हुआ वो आपको पता है क्या हुआ। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये मुल्क को 12 दिन में वहां ले गए, 15 दिन में, शुरू के 12-15 दिन में, जिसका ये बड़े बड़े दावे करते थे। चाहे आप डॉलर देख लें, ओवरऑल सूरत हाल देख लें, मैंने आपसे कहा ना कि ये वो काम करने जा रहे हैं, ना ये इनसे नवाला खाया जा रहा है और ना निकला जा रहा है और ना निकाला जा रहा है। तो ये देख लेते हैं। और रही बात ये कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हमारा कोई हम वो वाली पार्टी नहीं है कि जो तोड़ फोड़ लोगों के नुकसान इस पे करें, लेकिन हम धरना देंगे जो हमारा जमहूरी हक है इंशाल्लाह, और हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। और जब अवाम का एहतजाज होता है ना सही मायनों में, तो खुद ही काफी लोगों की फिर कांपे टाकने लग जाएंगे, और इंशाल्लाह इस नालायक गवर्नमेंट से, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से, जिसने घुसपैठियों की तरह एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी, तो इंशाल्लाह एक भरपूर कार्रवाई होगी। कुरैशी साहब, अगर ये सब प्लान आप जो कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, आप जबरदस्त क्राउड भी इकट्ठा कर लेते हैं, हुकूमत प्रेशर में नहीं आती, आगे की हिकमत अमली क्या होगी आपकी? देखिए इस तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है वो वक्त के साथ नुमाया होती है। हम अभी से सारे अपने पत्ते
सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें पुरअमन तरीके से ये करना है। अभी आप देख लें ना, खान साहब ने बड़े स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लिए हैं, बड़े लॉजिक के साथ लिए हैं। हमने इनको मौका दिया, भरपूर मुकाबला किया, हमने, हमारे बहुत ऑप्शंस हैं। और आप इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अनकरीब आपको 25 तारीख के बाद भी बहुत जबरदस्त किस्म की हमारी स्ट्रेटेजी सामने आएगी। अभी तो हम लोगों का मेन ये श्रीनगर हाईवे पे जमा होना है, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर आगे की स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन हम सारे पत्ते या सारी चीजें एकदम से ना मीडिया को बता सकते हैं, ना ये आवाम के सामने ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मुल्क दुश्मन लोग हैं ये कितने चालाक हैं और ये कितने शरपसंद हैं। ठीक है, तो हमें अपनी हर स्ट्रेटेजी को बड़ा फूक के कदम रखना है। अच्छी बात है कुरैशी साहब, आप प्लान शो ना करें, ज़ाहिर आपकी हिकमत अमली है, सियासी हिकमत अमली। एक चीज़ और जाते आते 25 मई को चूंकि यासीन मलिक साहब जो हुर्रियत रहनुमा हैं और भारतीय कैद में हैं, उनको सज़ा 25 को सुनाई जा रही है। सर मैं चाहूँगा बिंगा कश्मीरी भी और वैसे भी पाकिस्तानी, जो चूँकि पाकिस्तान का ये है कि कश्मीर हमारी शहरक है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? कोई आपकी जो मैन लीडरशिप है उसकी तरफ से भी कोई प्लान नज़र आ रहा है? कोई प्रोटेस्ट उनके लिए भी करें, कुछ पैगाम उनको भी दें, कश्मीरियों को भी? कुरैशी साहब, शहजाद कुरैशी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, मैंने आपसे कहा ना कि हम इनकी चालाकियों से नहीं कुरैशी साहब, मेरा सवाल आपसे, आप शायद सुन नहीं पाए। यासीन मलिक साहब हुर्रियत रहनुमा इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं और उनको 25 को सजा सुनाई जा रही है। आपने एक चीज दफीर गौर नहीं की कि हमने जो श्रीनगर हाईवे का इंतखाब किया है, और आपने फवाद चौधरी की कॉन्फ्रेंस देखी थी? जी। उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरामला कहा है कि जो उनको सजा होने जा रही है, जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, एक वजह हमारी ये भी है वहां जमा होने की। मेरा ख्याल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया था अवाम को भी और सबको कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ और हम ये क्यों करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी भी यही वो है कि ऑब्वियसली कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, हम कश्मीरियों के करीब हैं, और कश्मीर के लिए जितना खान साहब ने काम किया है मैं समझता हूँ किसी वजीर आजम ने नहीं किया, चाहे वो किसी किस्म की भी वो हो। बाकी हमारा दुश्मन भारत बहुत चालाक है, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमने कश्मीर की जो वजारत कह लें या जो कमेटी कह लें, उसका हेड मौलाना फजल रहमान साहब को बनाया था। उन्होंने वो हाल किया 10 साल कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत हमने अपने लॉबी उस तरह से लॉबिंग नहीं की जिसका हमें अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो जब ये लोग कश्मीर कमेटी में बैठ के इन्होंने जाती फायदे ज्यादा उठाए बनस्बत इसके लिए आपका पॉइंट आ गया कुरैशी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये फुरकान साहब, कश्मीर हाईवे पे इसलिए जमा हो रहे हैं कि श्रीनगर जा रहे हैं कश्मीर आजाद कराने। कोई इनसे पूछे, ये है इनका विजन कि जी वहां वो सजाएं दे रहे हैं, हमारी माओ बहनें को पर्दे खींच रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हिजाब पे पाबंदी लगी है, और आप श्रीनगर हाईवे पे जमा हो रहे हैं इसलिए कि श्रीनगर जा रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। मेरी दरख्वास्त ये है, जाने वाले बने, आगे अफवाज पाकिस्तान होगी, पीछे पूरा हमारा निजाम मौजूद है, जाने वाले तो बने, ये हो कि मौलाना फजल रहमान हो, फर्क कोई नहीं है इन लोगों में। ये नहीं जाने वाले कश्मीर, यार कैसी बातें कर रहे हैं। श्रीनगर हाईवे पे इसलिए जमा हो रहे हैं, ये खामोशियां कराने वाले लोग हैं। 10 मिनट 5 मिनट खामोशी करो, यूनाइटेड नेशन जाओ, एहतजाज करो, घर वापस आ जाओ। मतलब साहब प्लीज, गंडापुर ने क्या किया है? जी हाँ, वो बिल्कुल बात ठीक है आपकी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पे बात भी करेंगे। लेकिन कश्मीर के हवाले से मैं जाते जाते ये बात जरूर कर दूं कि आपने तो 1 मिनट की खामोशी, फिर फ्राइडे को इकट्ठे होते थे सारे। कश्मीर के लिए खान साहब की स्पीच बिल्कुल काबिल कदर है, और उसके अलावा अगर पिछले 3.5 साल में देखें तो कोई काम नहीं हुआ, और इस वक्त भी कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुरैशी साहब जो बात कर रहे थे कि हम श्रीनगर का इंतखाब इसलिए किया, इंतखाब 25 को तो वो सजा सुना देंगे, उससे पहले प्लान करने की ज़रूरत है, उनके हक में बयानात देने की ज़रूरत थी, जो कि मैन लीडरशिप की तरफ से नहीं आ रहा, और बाकी तकरीर से काम नहीं होगा। कश्मीर सेल अपना बनाना था, डेस्क बनाना था, वो उस पर काम उस तरह नहीं हो सका, और ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक बड़ा टास्क होगा देखना यह है कि वो कश्मीर को लेकर कितना सीरियस होते हैं। मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।